नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द बैटल ऑफ हाइफा के बारे में। इतिहास में कई बैटल्स हैं जिनका इम्पैक्ट आज भी हम फील कर रहे हैं। जो मॉडर्न डे दुनिया हमारे सामने है इन्हीं वॉर्स की वजह से बिल्ड हुई है और इनमें से एक बैटल है द बैटल ऑफ हाइफा। अगर आप आज के समय वर्ल्ड मैप में इजराइल को देखते हैं, एक बहुत ही स्ट्रांग मिलिट्री पावर, इंडिया का एक बहुत ही अच्छा मित्र मुल्क। इजराइल आज के समय एग्जिस्ट करता है 3-4 कारणों की वजह से। उनमें से एक बहुत ही बड़ा कारण है कि भारतीय सैनिकों ने बैटल ऑफ हाइफा में ऑटोमन एम्पायर के सोल्जर्स को हरा दिया था। और सबसे सैड बात तो यहाँ पर यह है कि भारत में इस बैटल के बारे में लोगों को 2017-18 तक पता भी नहीं था इतना। आज के समय आप अगर देखो तो पिछले 3-4 सालों में इस बैटल के बारे में बातचीत काफी हद तक बढ़ी है, लोग अवेयर हुए हैं। और अब इंडियंस भी जानते हैं कि इतिहास में अगर हम देखें तो ऑटोमन एम्पायर, जो माइटी ऑटोमन एम्पायर था, उसके सैनिकों को इजराइल की धरती पर, मॉडर्न डे इजराइल की धरती पर इंडियन सोल्जर्स ने हरा दिया था वर्ल्ड वॉर 1 में। जब मैं इजराइल जाता हूं तो वहां के नेता मुझे वो तस्वीर दिखाते हैं जिसमें भारत के सिपाहियों ने हाइफा को मुक्त कराया। जब मैं फ्रांस जाता हूं तो वहां का स्मारक विश्व युद्ध के समय भारतीयों के बलिदान की गाथा गाता है। विश्व युद्ध में पूरी मानवता के लिए 1 लाख से ज्यादा भारतीय जवानों की शहादत को भुलाया नहीं जा सकता। तो यहां पर आप समझ गए कि कहानी है वर्ल्ड वॉर 1 की। और वर्ल्ड वॉर 1 में आपको बताया होगा कि हजारों लाखों इंडियन सोल्जर्स ने अल्टीमेट सैक्रिफाइस दिया था। वर्ल्ड वॉर 1 की कहानी आपको समझने से पहले ये जानना होगा कि वर्ल्ड वॉर 1 में हो क्या रहा था। देखो, वर्ल्ड वॉर 1 में एक तरफ थे अलाइड पावर्स। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर आप देख पाएंगे ये सब यहाँ पर है अलाइड कंट्रीज। अलाइड कंट्रीज में थे ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, जापान, यूएसए। जो मेजर पावर्स यहाँ पर थी ये मैंने आपको बता दिया। और सिंस इंडिया उस वक्त ब्रिटिश एम्पायर का ही पार्ट था तो बाय डिफॉल्ट आप कह लीजिए कि इंडिया भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता था। दूसरी तरफ आप अगर देखो तो यहाँ पर थे ऑटोमन एम्पायर, जर्मन एम्पायर, बल्गेरिया और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। नाउ वर्ल्ड वॉर 1 चली थी 1914 से लेकर नवंबर 1918 तक। इस दौरान ब्रिटिश एम्पायर का एक बहुत ही बड़ा टारगेट था ऑटोमन एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर ने सपने देखे थे कि कैसे भी करके जो ये ऑटोमन एम्पायर है, जो ये ह्यूज एम्पायर है, ये टूट जाए। क्योंकि जैसे ही ये एम्पायर टूटेगा इसकी बहुत सारी जो यहाँ पर ज़मीन है, जो लैंड है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी ब्रिटिश एम्पायर के अंडर। ब्रिटिश एम्पायर और ज़रा बड़ा हो जाएगा। उस वक्त आप अगर देखो तो ऑटोमन एम्पायर ये था। आप यहाँ पर आप देख पाएंगे जो भी ये ग्रीन रीजन है, मॉडर्न डे टर्की, बल्गेरिया, ग्रीस का बहुत बड़ा पार्ट, सर्बिया का पार्ट, क्रोएशिया का पार्ट, इवन सऊदी अरेबिया, इराक, सीरिया, मॉडर्न डे इजराइल, फिलिस्तीन, लीबिया। इट वाज अ ह्यूज एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर को हराना ब्रिटेन के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रायोरिटी थी। अब इशू यहाँ पर यह था कि 4 साल हो गए ऑलमोस्ट, 1914 से लेकर 1918 में आ गए। ऑटोमन एम्पायर नीचे जो ये साउथ का रीजन है ना, यहाँ पे कमजोर नहीं हुआ। ब्रिटेन ये चाहता था कि जो उस वक्त यहाँ पे कंट्री था फिलिस्तीन, उस वक्त इजराइल नाम का कोई देश तो था नहीं, हम 1918 की बात कर रहे हैं, उस वक्त यहाँ पे था फिलिस्तीन। तो ब्रिटेन का प्लान यहाँ पर यह था कि सीधा यहाँ पे अटैक करते हैं फिलिस्तीन में। और फिलिस्तीन में भी एक पर्टिकुलर शहर है हाइफा। हाइफा इतना खास इसलिए है क्योंकि हाइफा में है एक बंदरगाह, रेल रोड से इसका कनेक्शन है। एक बार हाइफा हमारे हाथ में लग गया तो नीचे साउथ में जो ऑटोमन एम्पायर की ये पावर है इसको हम तोड़ सकते हैं। फिर धीरे धीरे हम सीरिया, जॉर्डन और वेरियस और जहाँ पर कंट्रीज हैं इनको भी छुड़ा पाएंगे ऑटोमन एम्पायर से। और ऑटोमन एम्पायर बिखर सकता है अपने साउथ में। यूरोप में तो इनकी बड़ाई हो रही थी, वो अलग कहानी थी, मगर साउथ में ऑटोमन एम्पायर को हराना ब्रिटेन के लिए थी एक बहुत ही बड़ी प्रायोरिटी। मगर एक और फैक्टर हमको यहाँ पर भुलानी चाहिए, वो ये है कि वर्ल्ड वॉर 1 को ऑलरेडी ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके थे जब तक बैटल ऑफ हाइफा स्टार्ट हुई। ब्रिटिश आर्मी ऑलरेडी काफ़ी हद तक कमज़ोर थी, इनके पास ब्रिटिश सोल्जर्स काफ़ी हद तक लिमिटेड थे। तो घूम फिर के यहाँ पर ब्रिटेन के जो टॉप कमांडर्स हैं उन्होंने यहाँ पर यह सोचा कि अब इंडियन सोल्जर्स को यूज़ करना होगा। ये एक्चुअली एक कड़वा सत्य है, मगर उस वक्त ब्रिटिश कमांडर्स के मन में एक इंडियन सोल्जर की जो इमेज थी वो ज़रा खास थी नहीं। क्योंकि वो लोग मानते थे कि इंडियन सोल्जर हाइट में यूरोपियन से छोटे होते हैं। इन द पास्ट बहुत सी वॉर्स ये हार चुके हैं, ये कहाँ लड़ेंगे ऑटोमन से, ये कहाँ लड़ पाएंगे जर्मन सोल्जर से जो आज के समय प्रेजेंट है फिलिस्तीन में। तो ब्रिटिश कमांडर्स ने बहुत ही सोच विचार करके ये कहा कि चलो ठीक है, इंडियन सोल्जर्स हम वैसे ही हमने ला के रखे हैं, यूरोप में कुछ डिप्लॉयड हैं, कुछ सुएज कैनाल के आसपास डिप्लॉयड हैं, इनको लेकर आओ, इनको यहाँ से
ये आप अगर देखो, जो इंडियन सोल्जर्स कुछ फ्रांस में थे, कुछ सुएज कनाल के आसपास थे, इनको इकट्ठा करो। कुछ इंडिया से सोल्जर्स और भी लेकर आओ, प्राइमरली जो लैंसर रेजिमेंट्स है ये इकट्ठा करो और अटैक करो हाइफा पर। 1918 हो चुका है, कुछ ही महीनों में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो जाएगी। एक बार हम चाहते हैं कि हाइफा हमारे कब्जे में आ जाए, फिर मिराकुलसली कोई बड़ी बात नहीं है कि ऑटोमन एम्पायर को शायद साउथ में हम बिल्कुल ही खत्म भी कर पाएं। ना यहाँ पर आप पूछेंगे लैंसर क्या होता है। देखिए, लैंसर एक कैवलरी यूनिट होती है। कैवलरी यूनिट मतलब कि घुड़सवार होता है जो एक लैंस का इस्तेमाल करता है। यहाँ पे आप देखोगे जो इसके हाथ में भाला है, इसको कहा जाता है एक लैंस। नाउ इमेजिन करिए कि ये आदमी घोड़े पर बैठकर फुल स्पीड से एक भाला आपकी तरफ पॉइंट करके आपकी तरफ बढ़ रहा है, और आपके पास एक पुराने ज़माने की वर्ल्ड वॉर 1 की गन है जो AK-47 की तरह फायर भी नहीं करती, थोड़ा सा टाइम लगता है रीलोड लोड करने में, और आपने एक शॉट अगर मिस कर दिया ना तो ये बंदा मिस नहीं करने वाला। तो इमेजिन करिए ये था इम्पैक्ट एक लैंसर का। इवन दो वर्ल्ड वॉर 1 में आप अगर देखो तो मशीन गन्स काफ़ी हद तक यूज़ होनी स्टार्ट हो गई थी, मगर कई जगह देखा गया कि लैंसर्स का यूज़ किया गया और ये सक्सेसफुल भी थे। मगर बाद में ऑफ कोर्स जैसे जैसे गन्स और ज़्यादा डेवलप हुई, लैंसर्स का यूज़ वॉर में और कम होता गया और कम होता गया। तो आप कह सकते हैं 1918 में हाइफा में जब इंडियन लैंसर्स उतरे ऑटोमन सोल्जर्स के सामने, जिनके हाथ में बंदूकें थी, मशीन गन्स थी, तो ये इतिहास की आखिरी 1-2 बैटल्स थी जहां पर एक लैंसर ने एक गनमैन से लड़ाई करी। तो ब्रिटिश एम्पायर ने यहाँ पर डिसाइड कर लिया, इनके पास गोलियां बंदूक वाले जो सोल्जर्स थे वो लिमिटेड बचे थे, लैंसर से ही काम चलाना होगा। और ये अपने दिमाग से आप अगर सोचें तो ये लोग रिस्क ले रहे थे अपने परसेप्शन के हिसाब से कि पता नहीं ये इंडियन सोल्जर्स हाइफा को कब्जा पाएंगे नहीं कब्जा पाएंगे। तो इन लोगों ने यहाँ पर उस वक्त जो 15th कैवलरी ब्रिगेड थी, जिनके टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स थे 400 के आसपास, भालों के साथ ये भेज दिए हाइफा की तरफ और ये कहा कि अटैक करो, हमें हाइफा कब्जा के दो। दूसरी तरफ आप अगर देखो तो ऑटोमन और जर्मन सोल्जर्स यहाँ पे थे 1500 के आसपास, और इन लोगों के पास आर्टिलरी थी। जी हाँ, इन लोगों के पास पुराने जमाने की आर्टिलरी थी, इनके पास मशीन गन्स थी, इनके पास वेरियस और टाइप की गन्स थी। तो जो नंबर्स को आप अगर देखो, इनिशियली आप अगर नंबर्स को देखो तो कोई भी कहेगा कि बड़ा मुश्किल होगा 400 सोल्जर्स के लिए जो घोड़े पे सवार है, जिनके पास बंदूकें भी नहीं है, इन आर्टिलरी इक्विप्ड मशीन गन इक्विप्ड ऑटोमन और जर्मन सोल्जर्स को हराना, वो भी इनकी धरती पर। क्योंकि उस टाइम आप अगर देखो तो फिलिस्तीन को इतने लंबे समय तक ऑटोमन एम्पायर ने कब्जा के रखा था कि ये प्रैक्टिकली उनका होम ग्राउंड था। नाउ ब्रिटिश आर्मी का प्लान यहाँ पर ये था कि मॉडर्न डे जॉर्डन जो है ना, यहाँ पे मान लो उस वक्त तो ये जॉर्डन की जो ये बॉर्डर्स थी उतनी डिफाइंड थी नहीं, तो इनका प्लान यहाँ पर ये था हाइफा ये कब्जाना है। ठीक है, नेवी से तो कब्जा नहीं पाएंगे अभी, ऐसा तो नहीं है कि शिप से यहाँ पे बॉम्बार्डमेंट कर दी और ये कब्जा लेंगे। ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर बहुत आगे जा चुकी है, कई इनकी शिप्स डैमेज्ड हैं, वो पॉसिबल हो नहीं पाएगा। सीधा जॉर्डन से लैंसर्स भेजो, एक के बाद एक यहाँ पर डायरेक्ट अटैक कर दो हाइफा को और हाइफा को कब्जा लो। ना ये करना काफ़ी मुश्किल होने वाला था क्योंकि हाइफा के रास्ते में बहुत ही इंपॉर्टेंट टाउन्स आने वाले थे जहां पर ऑलरेडी ऑटोमन और जर्मन सोल्जर्स डिप्लॉयड थे। वो वेट कर रहे थे कि आओ ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स आएंगे, हम मशीन गन से यहाँ पे उनको मारेंगे। वो पहाड़ियों पर मशीन गन्स लेकर बैठे थे, वेट कर रहे थे कि कब कैवलरी आएगी और आराम से उनको ये शूट करेंगे। मगर जो इंडियन कैवलरी है ये बिल्कुल भी यहाँ पर डरी नहीं, बहुत ही कूल और काम तरीके से इन्होंने बात करी ब्रिटिशर्स से, अपने कमांडर से, और ब्रिटिशर्स ने इनको बताने की कोशिश करी कि देखिए अभी के लिए हाइफा बहुत ज़्यादा फोर्टिफाइड है, आसपास के जो यहाँ पर शहर है वहाँ पर मशीन गन से सोल्जर्स तैनात हैं, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कैप्चर हाइफा। मगर इंडियन सोल्जर्स ने कहा कि नहीं, डायरेक्ट अटैक करेंगे, आसपास के 1-2 जो टाउन्स हैं इनको घेरने के बाद सीधा हम यहाँ पर अटैक करेंगे हाइफा पे। और जो इनकी स्पीड है, जो यहाँ पर लैंसर्स की स्पीड है, ये इतनी ज़्यादा होगी कि ऑटोमन और जर्मन सोल्जर्स को यहाँ पे रिस्पॉन्ड करने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो इंडियन लैंसर्स ने यहाँ पर मूव करना स्टार्ट किया। कुछ लैंसर्स यहाँ पर जो ये पहाड़ का इलाका है इसके पीछे से गए, कुछ लैंसर्स नॉर्थ की तरफ से गए, और जो बाकी बचे हुए लैंसर्स थे इनको डायरेक्टली भेजा गया। और ये जो यहाँ पर 2 लैंसर भेजे थे ना पहले, इनका काम ये था कि जो ऊंची पहाड़ियों पर जर्मन और ऑटोमन सोल्जर्स मशीन गन लेके बैठे हैं ना, उन पर अटैक करो, उनको एंगेज करो, ताकि जो हमारे नीचे के लैंसर्स हैं ये सीधा यहाँ पर एक रास्ता निकाल पाए हाइफा की तरफ। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी थी, मगर इन दी एंड ना देखो काफ़ी बार जो सिंपलेस्ट स्ट्रैटेजीज होती हैं वही काम करती है। अगर आपके सोल्जर्स में ब्रेवरी हो, उनमें सेल्फ बिलीफ हो कि हम लोग ये कर सकते हैं, और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। इस सिंपल प्लान की वजह से डायरेक्टली हाइफा पे जो अटैक है ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो गया। और यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगा कमांडर्स का यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल था। दलपात सिंह शेखावत ने बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली प्लान किया ये पूरा अटैक, क्योंकि अगेन आप सोच कर देखिए
ये लोग इस टेरेन में पहली बार गए थे, पहली बार ये ऐसे एक ज़मीन पे थे जहाँ पर लोग इनकी भाषा नहीं बोलते, कंप्लीटली डिफरेंट क्लाइमेट, मगर तब भी दे परफॉर्म्ड एब्सोल्युटली ब्रिलियंटली। और जो ऑटोमन एम्पायर के सोल्जर्स थे, इनके लॉसेस बढ़ते जा रहे थे। इनको समझ नहीं आ रहा था कि ये लैंसर्स इतने ज़्यादा निडर कैसे हैं, कैसे ये सीधा घोड़े से फुल स्पीड से इनकी तरफ आते हैं, और इनके सोल्जर्स ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं पैनिक सिचुएशन में कई बार अपना टारगेट मिस कर जाते हैं और इन लैंसर्स को हिट नहीं कर पाते। तो इस तरीके से लगातार जो ऑटोमन एम्पायर के सोल्जर्स हैं, इनके लॉसेस बढ़ते गए, और देखते ही देखते जो जोधपुर लैंसर्स थी, उसके बाद यहाँ पर मैसूर लैंसर्स, हैदराबाद लैंसर्स, ये हाइफा के शहर में एंटर होना स्टार्ट हो गए। एक बहुत ही बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट हो रहा था वर्ल्ड वॉर 1 में। आखिरी कुछ महीनों में एक इतना बड़ा शिफ्ट हो रहा था कि अब उम्मीद बन रही थी कि हाइफा के गिरने के बाद जो माइटी ऑटोमन एम्पायर है, ये भी गिर सकता है, इसको हैवी लॉसेस हो सकते हैं वर्ल्ड वॉर 1 में। मगर इतिहास में आप अगर देखो, कोई भी बड़ी अगर वॉर में जीत हासिल होती है तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा प्राइस भी पे करना होता है। और इस वॉर में एक बहुत ही बड़ा लॉस हुआ इंडियन साइड को, जब हीरो ऑफ हाइफा मेजर दलपाल सिंह शेखावत यहाँ पर वीरगति को प्राप्त हो गए। इनको ऑटोमन सोल्जर्स ने अटैक किया और उस टाइम वॉर में जख्मी हो गए एंड ही डाइड ऑन द बैटलफील्ड। इनकी ब्रेवरी के लिए इनको बाद में टाइटल मिला द हीरो ऑफ हाइफा। मगर ग्राउंड लेवल पर जो चेंजेस होने थे हो गए थे। हाइफा आज के समय अब ब्रिटिश एम्पायर के पास आ चुका था। एक बहुत ही बड़ा पोर्ट सिटी अब ब्रिटिश एम्पायर के पास था। इन्होंने धीरे धीरे और अपने यहाँ पर सैनिक बुलाने स्टार्ट कर दिए, और देखते ही देखते जो मॉडर्न डे इजराइल की कंट्री है, यहाँ से बहुत से ब्रिटिश सोल्जर्स, एलाइड सोल्जर्स इन्होंने एंटर करना स्टार्ट कर दिया। और ऑटोमन एम्पायर का जो सदर्न रीजन है, इसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। आराम से उन्होंने सीरिया को कब्जा लिया, इराक को कब्जा लिया, जॉर्डन को कब्जा लिया, और फिलिस्तीन बाद में बन गया इनका एक प्रोटेक्टोरेट। ये सब जो देश थे, ऐसा नहीं था कि कॉलोनीज बन गए थे, मगर वॉर के बाद ये ब्रिटिश एम्पायर के अंडर रहे, जब तक ऑल टुगेदर ब्रिटिश एम्पायर ने एक एक करके इनको आज़ाद करना नहीं स्टार्ट कर दिया। और देखते ही देखते आने वाले कुछ सालों में ये हाल हो गया ऑटोमन एम्पायर का। इसमें बैटल ऑफ हाइफा का क्रिटिकल रोल था। ऑटोमन्स को उम्मीद थी नहीं कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे हाइफा कब्जा कर, जो यहाँ पर पोर्ट है, जो रेलवे है, इसके ज़रिए अपनी जो आर्मी है ऑल टुगेदर पूरे मिडिल ईस्ट में फैला देंगे। ये एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज अटैक था ऑन दी ऑटोमन एम्पायर। और आप ये भी समझ सकते हैं यहाँ पर कि वर्ल्ड वॉर 1 के ख़त्म होने के बाद ये जो लैंड है, जो बाद में इजराइल बना, ये आ गया था ब्रिटिशर्स के पास। और फिर ऑफ कोर्स वर्ल्ड वॉर 2 में एक बहुत ही बड़ा इवेंट हुआ, जब हिटलर ने बहुत ही बड़े स्केल पर ज्यूज को मारना स्टार्ट कर दिया। फिर ज्यूज को भी यहाँ पर लगा कि हमें यहाँ से निकलकर एक खुद का देश बनाना होगा। कई यूरोपियन ज्यूज थे, वो भी यहाँ पर आए। तो कई फैक्टर्स यहाँ पर इन्वॉल्व थे इजराइल की मेकिंग में। मगर आप इमेजिन करके देखिए, अगर इंडियन सोल्जर्स बैटल ऑफ हाइफा हार जाते, हाइफा कभी भी ऑटोमन एम्पायर के हाथ से ना जाता, तो एक बार को पॉसिबिलिटी है कि आज भी जो मॉडर्न डे इजराइल है, या तो ये टर्की का पार्ट होता, या फिर आप कह सकते हैं टर्की यहाँ पर पैलेस्टीन की जो एक स्टेट है ये बना देता। जो यहाँ पर यूरोपियन ज्यूज थे, ये कभी भी यहाँ पर आने का ना सोचते। तो ये इम्पैक्ट था बैटल ऑफ हाइफा का। आज के समय मॉडर्न डे इजराइल में आप अगर देखो, हमारे पीएम सही कहते हैं कि जब भी ये इजराइल में जाते हैं, लोग इनको दिखाते हैं कि देखिए आपके सोल्जर्स थे जिन्होंने हाइफा को लिबरेट करवाया था। इसी ने एक तरीके से एक प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, जिससे इवेंचुअली 1948 में मॉडर्न डे इजराइल स्टेट की फॉर्मेशन हुई। और इसलिए ब्रिटिशर्स ने जो वो 3 लैंसर रेजिमेंट्स थी, उनके सम्मान में बनाया 3 मूर्ति चौक नई दिल्ली में। यहाँ पर आप देख पाओगे, ये है 3 मूर्ति चौक। यहाँ पे आपको 3 ये स्टैचूज मिलेंगे। तीनों स्टैचूज एक बहुत ही अच्छे स्कल्पचर है अपने आप में, उन तीनों रेजिमेंट के लैंसर्स के। हैदराबाद स्टेट, मैसूर स्टेट, जोधपुर स्टेट, इनके लैंसर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। और ये जो स्कल्पचर हैं, ये डिज़ाइन किए हैं रॉबर्ट टॉर रसल ने। ये एक बहुत ही फेमस ब्रिटिश आर्किटेक्ट हैं, जिन्होंने कनॉट प्लेस को भी डिज़ाइन किया था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताऊं तो 2018 में जब उस वक्त के इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू भारत में आए, तब इस 3 मूर्ति चौक का जो नाम है, ये नाम चेंज कर दिया गया। और आज के समय इसको हम कहते हैं 3 मूर्ति हाइफा चौक। इंडिया ऑलमोस्ट अब जाकर 100 साल के बाद जो अपनी ये आप कह सकते हैं एक विरासत है, जो हमारी हिस्ट्री है, हमारी प्राउड हिस्ट्री है, इसको क्लेम कर रहा है, इसको सेलिब्रेट कर रहा है कि हाँ बिल्कुल, ऑटोमन एम्पायर के जो सोल्जर्स थे, जो बहुत ही बड़ा ऑटोमन एम्पायर था, उसके सोल्जर्स थे, उनको उनकी धरती पर हमारे सोल्जर्स ने हराया था, बिना बंदूकें के हराया था। और इस वॉर ने ऑल टुगेदर हिस्ट्री को चेंज करके रख दिया। इजराइल ने उसके बाद आप अगर देखें तो कई स्टैम्प्स इशू किए हैं ऑन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। यहाँ पर आप देख पाओगे जो 100 ईयर्स है ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उस दौरान इन्होंने यहाँ पर एक स्टैम्प इशू किया था
ब्रिटिश आर्मी द इंडियन बटालियन 1918। और आज के समय आप अगर देखो तो इंडिया और इजराइल सेलिब्रेट भी करते हैं हाइफा डे 23 सितंबर को हर साल टू रिमेंबर द सैक्रिफाइसेस मेड बाय द इंडियन सोल्जर्स। और इतना ही नहीं है, आप अगर इंडियन सोल्जर्स की ब्रेवरी जो हाइफा में दिखाई गई थी इसके बारे में प्रॉपरली जानते हैं आज के समय, तो इसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न है अब्दुल बाहा। देखो, बैटल ऑफ हाइफा के कई साल पहले, 50-60 साल पहले, एक रिलीजन यहाँ पर क्रिएट कर दिया गया था बाहा रिलीजन के नाम से। ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन ह्यूमैनिटी पर बेस्ड एक रिलीजन था। मगर यहाँ पर जो ऑटोमन के लोग थे इनको ये रिलीजन पसंद आया नहीं, क्योंकि इनको लगा कि इस रिलीजन में ना थोड़ी बहुत सेपरेटिस्ट फोर्सेस भी इन्वॉल्व हैं। ये लोग चाहते हैं कि ऑल टुगेदर फिलिस्तीन को तोड़ दे ऑटोमन एम्पायर से। तो ऑटोमन के जो यहाँ पर सोल्जर्स थे इन्होंने बाहर रिलीजन के जो प्रॉफिट के बेटे थे और बाकी जो इनके फॉलोअर थे इनको डाल दिया जेल में। जब इंडियन सोल्जर्स ने हाइफा को लिबरेट करवाया, हाइफा को छुड़वा दिया ऑटोमन एम्पायर की पकड़ से, तब इन्होंने यहाँ पर अब्दुल बाहा को लिबरेट किया, इनको छुड़वाया जेल से। और अब्दुल बाहा ने उस वक्त ये कहा था कि इंडियन सोल्जर्स शायद उन रेयर सोल्जर्स में से है दुनिया में जो स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा अवेकन्ड है, जो काफ़ी हद तक वाइज भी हैं और साथ ही साथ ब्रेव भी हैं, जो एक रेयर कॉम्बिनेशन है जो शायद दुनिया में आपको और कहीं भी नहीं मिलेगा। और तब से लेकर अब तक हम ये भी देख रहे हैं कि इजराइल में जो बहुत ही छोटी मिनॉरिटी है बाहा फेथ के जो लोग हैं, ये इंडिया को काफ़ी बार विजिट भी करते हैं, क्योंकि अब्दुल बाहा ने ये कहा था कि हम सब लोगों को लाइफ में एक बार इंडिया को विजिट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से हमारे लिबरेटर्स आए हैं जिन्होंने हाइफा को छुड़ाया फ्रॉम द ऑटोमन एम्पायर। तो ये थी बैटल ऑफ हाइफा, एक ऐसी बैटल जो इन द फ्यूचर शायद हम कभी भी नहीं देखेंगे, क्योंकि प्राइमरली बिकॉज ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हो चुका है। तो एनीवे, सो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बैटल थी एंड आई एम हैप्पी टू शेयर दिस नॉलेज विद ऑल ऑफ यू। और फाइनली इस सुंदर वीडियो को ख़त्म करते हैं इस मैसेज के साथ कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे, या फिर अनअकैडमी की जो ऐप है ये आप कर सकते हैं डाउनलोड, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल, आपको प्रिपेयर करना है फॉर यूपीएससी, यू कैन क्लिक ऑन यूपीएससी सीएसई गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप खरीद पाएंगे ये यूनिक कोर्स जिसके अंडर आप प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर सकते हैं। जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता आपको नहीं है, सिंपली यहाँ पर एक कोड यूज़ करो PD10 और प्राइसेस यहाँ पर और भी ज़रा कम हो जाएंगे। सो यूज़ द कोड PD10 एंड यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस फ्रॉम योर होम। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।